Hello, dear student. Myself S.B. Kannauji, Assistant Professor, Botany. Today, my topic is Introduction of Botany, Definitions and Classification. तो आज हम बॉटनी की बेसिक जानकारी, उसके इंट्रोडक्शंस, उसके परिभाषा और उसके वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जो है बायो एंड लॉगस, जो लैटिन वर्ड से मिल करके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवों का अध्ययन, या हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजी एंड आल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस। The term biology is proposed by Triverens, Lamarck and Fredericks। तो ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। जीव जगत का वर्गीकरण सरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया। इसीलिए अरस्तु को हम फादर ऑफ जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु ने सभी जंतुओं को एनिमा एंड एनिमा तथा पादपों को हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री तीन पार्ट में डिवाइड किया। इस तरह से जीवों के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम वर्क अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने ही किया। इसलिए इन्हें हम जीव जगत या फादर ऑफ लाइफ साइंस के नाम से हम इसे जानते हैं। वर्गीकरण के आधार पर सर्वप्रथम द्विजगत पद्धति प्रतिपादित किया गया। यह वर्गीकरण एक ऐसा पद्धति है जिसमें संसार के सभी जीवों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एनिमेलिया तथा प्लांटी, दो जगत में इसको विभाजित किया गया। और यह प्रणाली अरस्तु ने प्रचलित की, परंतु अभिलेख स्वरूप कोरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इसका उल्लेख किया। इसलिए हम अरस्तु को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी हम जानते हैं। फिर आया तीन जगत पद्धति। यह पद्धति अर्नेस्ट हीकल ने 1866 में प्रस्तुत किया। इस पद्धति के अनुसार सभी जीवों को जंतु जगत, पादप जगत तथा प्रोटिस्टा तीन जगत में बांटा गया। इस पद्धति में एक प्रोटिस्टा को अतिरिक्त जोड़ा गया। फिर आया चार जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण प्रपोज करने वाले वैज्ञानिक थे कोपलैंड। तो कोपलैंड ने क्या किया, पूरे प्लांट के लाइफ किंगडम को टू पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव होते हैं जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक प्रकार के जो जीव होते हैं वह प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा, या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यह नहीं पाया जाता। इसके अंतर्गत उन्होंने एक किंगडम रखा मोनेरा। उसके बाद यूकैरियोट्स सेकेंड पार्ट है इसका, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाने वाला यह कोशिकीय, एक कोशिकीय या मल्टी सेलुलर्स जीव होते हैं, जिन्हें इन्होंने यूकैरियोट्स में रखा। इसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी। इस तरह से कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने पूरे लाइफ साइंस को चार जगत में डिवाइड किया, जिसे अपन चार जगत क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। द्विजगत और तीन जगत एवं चार जगत पद्धति दोषयुक्त होने के कारण इस दोष को दूर करने के लिए व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने पांच जगत पद्धति प्रस्तावित किया। और उनके अनुसार ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म, इनको उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया, जैसे हमने पहले चर्चा किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत उन्होंने मोनेरा किंगडम्स को रखा और इसको उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया। पहला है आर्कियोबैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत प्रिमिटिव बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा पार्ट इन्होंने रखा यू बैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। फिर है सेकेंड पार्ट है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स को मैंने पहले बताया कि इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। उनकी सेल्स की उपस्थिति के आधार पे यूनिसेल्युलर
और मल्टीसेल्यूलर्स। यूनिसेल्यूलर्स के अंतर्गत उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को रखा, जिसके अंतर्गत प्रोटिस्टिक किंगडम्स या प्रोटिस्टा किंगडम के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। दूसरा पार्ट है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, विथ सेल वॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विदाउट सेल वॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि विथ सेल वॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पहला पार्ट है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है परंतु सेल वॉल पाया जाता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने फंगी या फंजाई किंगडम को उन्होंने रखा। और दूसरा पार्ट है एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या जिसमें ऑटोट्रोपिक करैक्टर पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऐसे प्लांट को, ऐसे में उन्होंने एक किंगडम रखा, उसको प्लांटी किंगडम का नाम दिया। दूसरा पार्ट है विदाउट सेल वॉल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, जिसके अंदर उन्होंने एक किंगडम रखा जिसको बोलते हैं एनिमेलिया। तो इस तरह से एनिमल का स्टडी या जंतु का स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन से लेकर के कई प्रकार के जो जंतु जगत के अंदर आने वाले प्राणियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला हो जाएगा इसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह से हम विटकर नामक वैज्ञानिक ने इसको 5 जगत क्लासिफिकेशन के नाम से प्रतिपादित किया। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से जीवों को उनकी शारीरिक रचना, रूप व कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। जीवों का ये वर्गीकरण एक निश्चित पदानुक्रमिक दृष्टि अर्थात किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज के पदानुक्रम में किया जाता है। इसमें सबसे उच्च वर्ग जगत और सबसे निम्न वर्ग जाति या स्पीसीज होती है। अतः किसी भी जीव को इन 6 वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 1969 ईस्वी में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान विटकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। विटकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। इसे हमने पहले चर्चा किया। मोनेरा जगत या मोनेरा किंगडम, इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, इस जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में शामिल है। तीसरा है फंगस या फंजाई किंगडम, इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शामिल है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। 5वां जगत है प्लांटी किंगडम, इस जगत में शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। और 5वां और अंतिम किंगडम है एनिमल किंगडम, इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु शामिल होते हैं। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी जो अपन बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी इस 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट है बॉटनी और सेकंड है जूलॉजी। तो आज हम चर्चा करेंगे बॉटनी क्या है और बॉटनी में को हम किस प्रकार से डिवाइड किए हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान का विकास के आधार पे हमने पहली बात किया। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को 2 समूह अर्थात वनस्पति व जंतु जगत में बांटा था। इसके बाद लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सभी जीवधारियों को पादप व जंतु में वर्गीकृत किया था। लिनियस को भी हम आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता भी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। तो बॉटनी होता क्या है? बॉटनी आर प्लांट साइंस। तो अपन कह सकते हैं कि साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्लांट कॉल्ड बॉटनी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम
पौधों की सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रूप से, प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, जिसे हम वनस्पति शास्त्र, बॉटनी या प्लांट साइंस के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्लांट जगत को हर्ब, सर्ब और ट्री में करीबन इन्होंने 240 हर्ब, सर्ब और ट्री प्लांट को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में इसका वर्णन किया। इस कारण हम थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में लिनियस नामक वैज्ञानिक जो है, इन्होंने भी वनस्पति शास्त्र के वर्गीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले किया। इस कारण हम लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से जानते हैं। प्लांट जगत को इक्लर नामक वैज्ञानिक ने उनके कुछ विशेष कैरेक्टर के आधार पे क्लासीफाई किया। तो इन्होंने प्लांट जगत को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स और दूसरा है फेनेरोगेमिक प्लांट। क्रिप्टोगेमिक प्लांट का जो मेन कैरेक्टर होता है, इसमें जो इनके जो प्रजनन अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे प्लांट जिसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, हम उसे क्रिप्टोगेमिक प्लांट के नाम से जानते हैं। दूसरा है फेनेरोगेमिक क्लास। तो फेनेरोगेमिक क्लास से तात्पर्य है पुष्पी पादप, जिसमें पुष्प जो भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह फ्लावर होते हैं, या वह फ्लावर के रूप में या कोन के रूप में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, जिसके आधार पे वह अपनी संतति में वृद्धि करता है। तो इस तरह से क्रिप्टोगेमिक और फेनेरोगेमिक 2 इसको कॉलम में इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया। तो पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोगेमिक क्लास। तो क्रिप्टोगेमिक क्लास को पुनः 3 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा से तात्पर्य है ऐसे प्लांट जिसकी स्ट्रक्चर थैलस लाइक होती है। अपन कह सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ लेस प्लांट को हम थैलोफाइटा या थैलस के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनको इनके अंतर्गत रखा गया है उसको हम थैलोफिटिक प्लांट कहते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्लास आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला है सेवाल मतलब ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता पाई जाती है। मुख्य रूप से यह प्लांट हमें एक्वेटिक कंडीशन में देखने को मिलता है, जहाँ पर जलीय वातावरण में शैवाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनका डिटेल स्टडी हम आगे क्लासेस में करेंगे। दूसरा है पंजाई से तात्पर्य है कि यह ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है परंतु सेल वॉल पाया जाता है, इसके कारण हम इसे प्लांट किंगडम में इसको रखा जाता है। मुख्य रूप से यह अपना जीवन हेट्रोट्रोपिक या सेप्रोफेटिक रूप में कह सकते हैं कि परजीवी के रूप में या अमृतोपजीवी के रूप में अपना यह जीवन व्यतीत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं फंगस। थर्ड है लाइकेन एक विशेष प्रकार का कंडीशन होता है जिसमें शैवाल और कवक या एल्गी और फंगस आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हुए पाए जाते हैं, जिसमें शैवाल जो होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है और फंगस है वह उसे प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से लाइकेन जो होते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है, जिसे हम आगे की क्लास में पूरी इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा से तात्पर्य है पहला एम्फीबियस प्लांट, मतलब जो ऐसा प्लांट जो जल से निकल करके थल में उगने वाला यह पहला पौधा के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, स्फेग्नम एक्सेट्रा यह प्लांट हमारे पाठ्य पुस्तक में है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तीसरा पार्ट है टेरिडोफिटिक प्लांट्स या टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट होता है क्योंकि अब तक के जितने प्लांट हमने देखा वह किसी के सहारे से उगने वाला प्लांट थे, जो या तो ब्रायोफाइट्स
लैंड में उगने वाले प्लांट्स या थैलोफाइट या एल्गी जो होते हैं वह एक्वेटिक कंडीशन में उगने वाले प्लांट। तो टेरिडोफिटिक प्लांट सर्वप्रथम ऐसे प्लांट हुए जिसमें वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो वह प्लांट जो है अपने खुद के बल पे लैंड में खड़ा होने के लिए एडप्ट हुए। तो ऐसे प्लांट को हम टेरिडोफिटिक प्लांट या वैस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं। वर्तमान में टेरिडोफिटिक प्लांट बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पैलियोजोइक ईरा जो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो उस युग में टेरिडोफिटिक प्लांट प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। आज कुछ महत्वपूर्ण टेरिडोफिटिक प्लांट को हम ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाते हैं, जैसे कि एस्प्लेनियम, टेरिडियम एटसेट्रा, जो गमले में अपन को लगाया जाता है और घरों की शोभा बढ़ाने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमारा वो है फेनरोगेमिस क्लास। फेनरोगेमिस प्लांट से तात्पर्य मैंने बता दिया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से तात्पर्य होते हैं जिम्नोस्पर्म, ऐसे प्लांट जिसकी बीज नग्न होते हैं, मतलब बीज जो है किसी आवरण के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसमें ओवरी का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट को हम नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं इसमें किसी प्रकार का फल का निर्माण नहीं होता, तो कोन में ही रिप्रोडक्शन के दौरान के पश्चात बीज का निर्माण होते हैं, और जैसे ही परिपक्व हो जाता है बीज तो वह बीज जो है किसी आवरण की अनुपस्थिति होने के कारण वह नीचे गिर जाता है। तो ऐसे प्लांट को हम नग्न बीजी पादप के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा, नीटम, वेल्विस्टिया एक्सेट्रा, बहुत सारे प्लांट हैं जिसके अध्ययन हम आगे क्लासेस में करेंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण पार्ट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आज कहा जा सकता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का युग है। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिसका स्पर्म जो होते हैं वह एक आवरण में घिरा हुआ होता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं। तो इस तरह से ओव्यूल ओवरी के अंदर पाए जाते हैं और उस ओव्यूल से बीज का निर्माण होते हैं और ओवरी से फल का निर्माण होते हैं। तो अगर हम कल्पना करते हैं किसी एक भी फ्रूट का, तो फ्रूट के अंदर में बीज सुरक्षित होता है। ऐसे प्लांट की समूह को अपन एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पादप के नाम से जानते हैं। इस आवृत बीजी पादप को पुनः दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनके कुछ विशेष कैरेक्टर के आधार पे लीफ की स्ट्रक्चर, रूट की स्ट्रक्चर, उसमें पाए जाने वाले कोटिलिडेंस, उसकी मोटाई, जो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की उपस्थिति और अनुपस्थिति, इसके बेस पे टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम पहली बात करते हैं एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप के अंतर्गत ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें एक कोटिलिडेंस पाए जाते हैं। उसकी बीज में केवल क्या मिलते हैं, एक कोटिलिडेंस पाए जाते हैं। उसका जो लीफ होता है वह लीफ में पैरेलल वेनेशन, खड़ी पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, और रूट जो होती है वह अंदम गहराई तक की नहीं जाता। रेडिकल के आसपास की सेल से रूट का निर्माण होता है, और ऐसे रूट को हम एडवेंटेशियस रूट के नाम से जानते हैं। तो किसी भी एक बीजपत्री पादप को हम इन तीन कैरेक्टर के बेस पे आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि एक कोटिलिडेंस का पाया जाना, पैरेलल वेनेशन या समांतर वेनेशन का पाया जाना, और एडवेंटेशियस रूट का पाया जाना। यह इसकी मुख्य तीन कैरेक्टर है जिसके बेस पे हम एक बीजपत्री पादप को पहचान सकते हैं। और इसके एक और मेन कैरेक्टर है कि एक बीजपत्री पादप में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता, इसलिए एक बीजपत्री जो पादप होते हैं वह मोटाई में वृद्धि नहीं करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि ओरेजा सटाइवा, धान, ट्रिटिकम वल्गेयर, गेहूँ, मक्का, ये बहुत सारे प्लांट, नारियल, शल्फी, छिंद, ये सभी एक बीजपत्री पादप के अंतर्गत आते हैं। इसका अध्ययन भी हम आगे की क्लासेस में करेंगे। सेकेंड पार्ट होता है डाइकॉट प्लांट। जैसे कि हमने मोनोकॉट प्लांट को आइडेंटिफाई किया, उसी तरह से हम डाइकॉट प्लांट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेम बेस पे। तो इसमें जो कोटिलिडेंस होते हैं वह टू कोटिलिडेंस होते हैं, जिसकी बीज को अगर हम तोड़ेंगे तो वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका जो लीफ होता है, वह लीफ जो होता है वह रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है।
या अपन कह सकते हैं कि जालिकावत शिराविन्यास। तो किसी भी हम पत्ती को देखते हैं तो अपन देखते हैं सूखने के बाद वह जालीनुमा स्ट्रक्चर के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसे हम जालिकावत या रेटिकुलेटेड वेनेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है, इसमें रूट जो है वह टेप रूट पाया जाता है। तो रेडिकल से रूट का सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी रूट का निर्माण होता है और यह बहुत गहराई तक के अंदर प्रवेश करता है। तो ऐसे 3 करैक्टर मुख्य रूप से होते हैं डाइकाट प्लांट की। और इसकी एक और महत्वपूर्ण करैक्टर होती है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। तो कैम्बियम जो होती है उनकी सक्रियता के कारण इसकी मोटाई में वृद्धि होती है और यह प्लांट अधिक से अधिक मोटे हो सकते हैं प्रति वर्ष। इसमें एनुअल ग्रोथ होता है। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ का पाया जाना डाइकॉट प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं कुछ हाफ सब तीनों प्रकार के प्लांट हमको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिल सकता है, जैसे कि साइसर एरेंटियम चना हो गया, मटर पाइसम सटाइवम, इसके अतिरिक्त साल, सागौन, पीपल, बरगद, जितने भी हम प्लांट देखते हैं वह ये सब डाइकॉट प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसकी बीज को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे चना, मटर है ना, इसको अपन देखते हैं, यह डाइकॉट प्लांट के अंतर्गत हम इसके अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से मोटी मोटी अगर हमने बात किया प्लांट जगत, जिसको इकलर नामक वैज्ञानिक ने इसको क्लासीफाई किया, जिसके बेस पे हम आगे इस सिलेबस में इसके अध्ययन करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके शैवाल और कवक का डिटेल अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।